नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की चार बड़ी खबरों में हम बात करेंगे, जहां पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया है। दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां 2023 में होने वाले चुनाव में सीएम योगी की डिमांड बढ़ गई है। तीसरी बड़ी खबर राजस्थान के राजसमंद से है, जहां 29 अक्टूबर को दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण होगा। चौथी और आखिरी बड़ी खबर भिंड से है, जहां पटवारी 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि आज की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। 2023 के चुनाव पर भी चर्चा हुई। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए हैं। साथ ही सीएम ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि सेंट्रल एजेंसी जहां विपक्ष की सरकार है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स लेकर जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा नक्सल मोर्चे पर लड़ाई लड़ने पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा है कि शहरी नक्सल के नाम से प्रताड़ित करने की बात होती है। सुध भारद्वाज को शहरी नक्सली बताकर अंदर कर दिया गया। भाजपा के खिलाफ अगर विरोध करेंगे तो धर्म विरोधी हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ करेंगे तो राष्ट्रद्रोह हो जाता है। वहीं धान खरीदी पर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस साल 80 से 85% धान खरीदी की व्यवस्था हो गई है। आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसका उल्लेख और निर्णय उदयपुर संकल्प शिविर में हुआ था और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनका शपथ ग्रहण या सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन जो कार्यक्रम था, उसमें भी विशेष रूप से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का उल्लेख किया कि हम जहाँ जहाँ प्रदेशों में इसका गठन नहीं हुआ है, वहाँ पर शीघ्र गठन किया जाए और उसकी बैठकें हों, निर्णय लिया जाए। पुनिया जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में सबसे पहले उन्होंने बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और उसके बाद मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और उसकी सेवाओं योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से 2 प्रस्ताव पारित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी निशा, हम जानना चाहेंगे कि रायपुर में बैठक हुई है, बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ है? जी देवेंद्र, आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। उदयपुर में नव संकल्प शिविर जब लगा था, तब वहां पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी गठित की जाएगी हर राज्य में और उसमें राज्य से जुड़े, केंद्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसी के तहत आज पहली बार छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत जो बड़े नेता थे, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो या फिर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, वो सारे लोग मौजूद थे। बंद कमरे के अंदर ये बैठक चल रही थी, जिसमें कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी जो चर्चा थी वो इसी पर थी कि 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की तैयारियां करे और क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार 2023 और 24 के जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। दूसरी जो अहम मुद्दा था वो ये था कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है,
उनके जवाब में कांग्रेस पार्टी अपना हथियार किस तरीके से इस्तेमाल करेगी और कौन से हथियारों को इस्तेमाल करना है, ये तमाम तरीके के मुद्दे थे जिनमें आज भूपेश बघेल समेत पीएल पुनिया और तमाम लोग बैठक में मौजूद थे और इन पर चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ आगे की रणनीति क्या होगी, किस प्रकार केंद्र में जो बड़ा बदलाव हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष बने हैं, उनके साथ समन्वय बनाकर किस प्रकार राजनीति करनी है, किस प्रकार आगे की गतिविधियां करनी है, इस पर भी चर्चा हुई। भूपेश बघेल ने बताया कि सोनिया गांधी का कार्यकाल याद करते हुए उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की कि किस प्रकार का कार्यकाल उनका निकला और आगे भी हमें इसी प्रकार समन्वय बनाकर मल्लिकार्जुन के साथ काम करना है, किस प्रकार बैलेंस बनाना है और आगामी जो चुनाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जी देवेंद्र जी निशा, इस बैठक के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज भी कसा है। जी, जिस प्रकार लगातार ईडी आईटी के छापे पड़ रहे हैं, जिस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने की कोशिशें कर रही है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, उस पर ही भूपेश बघेल ने आज चुटकी ली है और कहा है कि लगातार जिस प्रकार जो रवैया अपना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सही नहीं है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रही है, जिस प्रकार भूपेश बघेल लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर राज्य के हर हालात से लगातार मतलब काम कर रहे हैं, लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस प्रकार जो शासन की योजनाएं हैं वो एक आदमी तक, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उन तक भी पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल का कार्यकाल है वो सराहनीय है और लगातार वो कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं होती है या अलग अलग राज्यों में होती है, उन पर उनका कहना था कि ये शायद जो गतिविधियां है वो सही नहीं है। लेकिन वही अगर हम देखें कि जिस प्रकार भूपेश बघेल आज भी रवाना हुए हैं, जिस प्रकार वो कांकेर के लिए आज यहाँ से गए हुए हैं और वहां पर भी कई जो करोड़ों की सौगात है वो देने वाले हैं और उसी के साथ भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों से भेंट मुलाकात का दौर जारी है, भूपेश बघेल लोगों से मिल रहे हैं और मेल मिलाप कर रहे हैं। वही पीएल पुनिया का भी दौरा है, बस्तर दौरे पर पीएल पुनिया निकले हैं। बाड़ा विधानसभा है बस्तर संभाग में है जिनका दौरा पीएल पुनिया करने वाले हैं, 5 दिवसीय बड़ा दौरा है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो है वो चुनावी मोड़ पर आ चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनावी मोड़ पर है और अब देखना ये होगा कि 23 का चुनाव कौन जीतता है। जी देवेंद्र जी निशा, वहां नक्सलवाद पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की गई है। जी देवेंद्र, जिस प्रकार नक्सलवाद लगातार हावी हो रहा है उस पर भी आज भूपेश बघेल जब बैठक ले रहे थे, बैठक में सम्मिलित थे, तो कई प्रकार के मुद्दे उठे थे। उसमें से एक नक्सलवाद है, दूसरा आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाया गया कि किस प्रकार जो आरक्षण घट गया है उस पर काम करना है, क्या ऐसी चीजें होंगी। उसी के साथ धान के उठाव को लेकर जो 1 नवंबर से धान का उठाव होना है, सरकार धान खरीदने जा रही है, उनकी भी रणनीतियां सेट की गई है कि किस प्रकार पिछली बार हमने देखा था कि बारदाने की कमी के कारण धान के उठाव में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार भूपेश बघेल स्वयं ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो किसान हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और धान के उठाव को लेकर वो लगातार जो है अधिकारियों के संपर्क में है। वही नक्सलवाद की घटनाओं पर भी उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार लगातार भूपेश बघेल ये कहते आ रहे हैं कि जो नक्सलवाद घटनाएं हो रही है उन पर वो लगाम कसने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन कभी कभी केंद्र का सपोर्ट ना मिलने के कारण भी कुछ चीजें घटित हो रही हैं। और दूसरा कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री है वो भी अलग अलग राज्यों के जो गृह मंत्री हैं उनकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक है, वहां भी छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू जो है वहां पर गए हुए हैं, वहां पर भी ये सारे जो बड़े मुद्दे हैं नक्सलवाद को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर भी चर्चा हो रही है और लगातार जो लगाम कसने की बात है वो कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए निशा द्विवेदी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की आज बैठक हुई है, चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है और केंद्र सरकार की खूब आलोचना भी हुई है। इस पर तमाम जानकारी दे रही थी हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। इसके लिए भाजपा अपने नेताओं की पूरी फौज हिमाचल के चुनावी मैदान में उतारने जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियों का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इतने नेताओं की रैलियों में सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। फिलहाल यूपी के सीएम योगी की 2 रैलियों को तारीखें तय हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल में 8 और 10 नवंबर को रैली करेंगे। सीएम की यह दोनों रैली शिमला में होनी है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है। तो आपको बताएं कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा ने रणनीति बना ली है और रणनीति के तहत तमाम नेताओं के कार्यक्रम रैलियां वहां पर तय की गई हैं। लेकिन मांग जो है, डिमांड जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शाहिद सिद्दीकी जो ब्यूरो हेड हैं लखनऊ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जी शाहिद, हम आप जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिमांड जो है प्रचार के लिए वो हिमाचल प्रदेश में हो रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता हैं और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में उनकी नाम है और उनका चर्चा होती है। और हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ड्यूटी 8 और 10 नवंबर को लगाई है। हिमाचल प्रदेश जहाँ शिमला में वो 10 रैलियां करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि योगी जी जहाँ जाते हैं ना, वहाँ वोट जो है उस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है, स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। तो योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं शिमला में 8 से और 10 नवंबर को 10 रैलियां करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है दोबारा सत्ता में आने के लिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, तमाम ऐसे नेता हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में वहां पे रहेंगे और इसमें योगी आदित्यनाथ मेन रूप से रहेंगे। जी शायद हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जब इतने नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, ये तमाम नेता हैं, तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की मांग बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मांग होने की वजह से मात्र 2 ही कार्यक्रम लगाए गए हैं। और ज़्यादा कार्यक्रम क्यों नहीं लगाए गए? आपको बताना चाहिए योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अलावा और जितने प्रदेश में चुनाव हुए इससे पहले योगी आदित्यनाथ की हर जगह मांग रहती है, डिमांड रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी एक बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेश में काम होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह और शाम समीक्षा बैठक करते हैं। तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में उनको लाना है और तमाम चीजों में उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यक्रम व्यस्त रहते हैं। इसलिए उनका 2 दिन का ही कार्यक्रम लगा है 8 और 10 नवंबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम कार्यक्रम है जिसमें योगी आदित्यनाथ व्यस्त रहेंगे और 10 सभाएं करेंगे। वो 10 जनसभाएं ऐसी हैं जो कहा जाता है कि कांग्रेस की वहाँ पे पकड़ है और उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ उन्हीं गढ़ में जाएंगे जहाँ पे उनकी डिमांड है। इसलिए 10 जगह चिन्हित की गई है जहाँ योगी आदित्यनाथ रहेंगे और 8 और 10 नवंबर को और तमाम और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। तो क्या यह माना जाए शाहिद, क्या ये माना जाए कि कुछ जगहों पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड है, पूरे हिमाचल प्रदेश में डिमांड नहीं है और जहां डिमांड है वहीं के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जहां देखिए हिमाचल प्रदेश के योगी आदित्यनाथ न वहाँ के रहने वाले हैं और न ही वहाँ पे उनका कोई ऐसा चीजें है, मगर जो ऐसी जगह है 10 जहाँ उस जगहों पे योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड है उन्हीं जगहों पे उनके कार्यक्रम लगाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी के और तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, सड़क परिवहन मंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मौजूद रहेंगे और तमाम हिमाचल प्रदेश के नेता हैं जो रहेंगे। तो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ को जाने की जरूरत है और उन जगहों पे ड्यूटी लगाई है जहाँ उनको जाने की। जी जाहिद, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो योगी आदित्यनाथ की डिमांड है तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा की कुछ न कुछ लहर वहाँ पर विशेष रूप से जो वेव है वो कुछ दिखाई पड़ रही है, ऐसा महसूस किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। तो चूंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को पूरे देश में गिनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर लगातार चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम प्रदेशों के दौरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि गुजरात में चुनाव, वहाँ के भी दौरे कर रहे हैं और तमाम योजनाओं को धरातल पे ला रहे हैं। उन योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम प्रदेशों के काम गिना के हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बनाना चाहती। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में मौजूद रहेंगे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए जनता से अपील। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद हुसैन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड है, और ये डिमांड ये बताती है कि वास्तव में हिमाचल प्रदेश में कौन सी लहर आने वाली है। ये बताने की जरूरत नहीं है, जो दर्शक हैं खुद समझदार हैं। रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। दुनिया के सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। शनिवार को 29 अक्टूबर को उसका लोकार्पण समारोह शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बनी शिव प्रतिमा की ऊंचाई 369 मीटर है, जिसे विश्वास रूपम स्वरूपम नाम दिया गया है। बता दें कि प्रतिमा को बनाने में 10 साल का समय लगा है। इसे दुनिया की टॉप 5 ऊंची प्रतिमाओं में स्थान मिला है। इसे संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से तैयार किया गया है। लोकार्पण समारोह 29 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा और इसकी शुरुआत मुरारी बापू की रामकथा से होगी। बता दें कि नाथ द्वारा की गणेश टेकरी पर बनी यह प्रतिमा 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी है। इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान एवं अल्हड़ की मुद्रा में विराजित हैं। प्रतिमा की ऊंचाई इतनी है कि जो कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लग जाती है। रात में भी यह प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए विशेष लाइट्स की व्यवस्था भी की गई है। तो राजस्थान में भगवान शिव की प्रतिमा जो सबसे ऊंची है, ये कहा जा सकता है कि यह 369 फीट ऊंची यह प्रतिमा बनाई गई है और दुनिया की टॉप 5 ऊंची प्रतिमाओं में इसका स्थान है। यह रात में भी दिखाई दे, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है और विशेष लाइटें लगाई गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भगवान शिव की प्रतिमा है, वह प्रतिमा अल्हड़ रूप में ध्यान मुद्रा में है और 369 मीटर की ऊंची बताई जा रही है। तो 369 मीटर ऊंची यह वह प्रतिमा है कि विश्व की जो टॉप 5 प्रतिमाएं हैं उनमें यह स्थान पाई हुई है। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में यह शिव की जो प्रतिमा है धर्म का स्वरूप है एक तरह से, और इसे कह सकते हैं कि इसने दुनिया की टॉप 5 जो टॉप 5 हैं प्रतिमाएं उनमें स्थान दिला दिया है। तो राजस्थान के राजसमंद में यह प्रतिमा बनाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अल्हड़ मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में, अल्हड़ और ध्यान की मुद्रा में यह प्रतिमा बनाई गई है, जो दूर दूर से ही दिखाई देगी। और आपको बताएं कि 21 बीघा की पहाड़ी पर यह प्रतिमा बनाई गई है और जो दूर से दिखाई देगी अल्हड़ मुद्रा में है यह प्रतिमा। और आपको बता दें कि रात में भी यह लोगों को दिखाई दे, परिलक्षित हो, यह दिखाई दे, लोगों के आंखों को सुख प्रदान करे, इसके लिए विशेष लाइटें लगाई गई हैं इस प्रतिमा पर। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जो इसका लोकार्पण समारोह होगा, इसके बारे में आपको बता दें कि 19 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हस्तिमल साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी साहू, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यह जो प्रतिमा बनी हुई है राजसमंद में 369 मीटर लंबी, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कितने दिन में यह तैयार हुई हैं और यह कितनी दूरी से दिखाई देगी, इसे किसने तैयार किया, तमाम बिंदुओं पे आप जानकारी दें। जी सर, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की सबसे राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। 369 फीट की यह प्रतिमा बनकर तैयार हुई है। इसका बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा है जी। और इसका जो मिराज ग्रुप समूह द्वारा बनाया गया जी। ये जो प्रतिमा है ये अल्हड़ मुद्रा में दिखाई दे रही है, ध्यान की मुद्रा में दिखाई दे रही है। कितनी दूरी से इसे लोग देख सकते हैं? 369 मीटर ऊंची यह प्रतिमा जो बनाई गई है, किस पहाड़ी पर बनाई गई है? जी सर, ये नाथद्वारा के गणेश टेकरी है, वहां पर बना गई है। 50 बीघा जमीन के है जी। ये प्रतिमा जो है 51 बीघा में बताई गई है। 51 बीघा की जो पहाड़ी है उस पर बनाई गई है। यह बताया जा रहा है
ये कितनी दूर से दिखाई दे सकती है लोगों को, और रात्रि में भी लोगों को दिखाई दे, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सर ये आसपास के 20 किलोमीटर दूर से ही इस प्रतिमा का दिखाई देती है। इसको रात को ये प्रतिमा स्पष्ट रूप से अच्छी दिखाई दी, इसको लिए विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि आसपास 20 किलोमीटर एरिया से भी यह मूर्ति साफ तरह से देखी जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि राजस्थान के राजसमंद में एक शिव की प्रतिमा का लोकार्पण होगा। 29 यह लोकार्पण कार्यक्रम 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक चलेगा, और इसकी विशेषता यह है कि यह दुनिया की टॉप 5 प्रतिमाओं में से एक हो जाएगी। यह प्रतिमा भगवान शिव की, जो 51 बीघा की पहाड़ी पर बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 369 मीटर है। अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। अगली खबर भिंड से है, जहां लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि पटवारी मेवाराम शर्मा ने प्लाट के नामांतरण को लेकर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पटवारी मेवाराम अटेर विधानसभा क्षेत्र के गांव भोजपुरा इलाके में पदस्थ हैं, जिसे रिश्वत की दूसरी किस्त 50,000 रुपए लेते लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवक 20,000 रुपए पहले दे चुका था। दरअसल नाना के प्लाट के नामांतरण के लिए फरियादी युवक कई दिनों से पटवारी के कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन पटवारी ने बिना रिश्वत के नामांतरण करने से इनकार कर दिया। ऐसे में फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी। लोकायुक्त टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली थाने लाई है। तो एक और भ्रष्टाचारी सामने आया है, और यह भ्रष्टाचारी जो भिंड से सामने आया है, पटवारी था और इसे लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। सर वो नाना का प्लॉट का थोड़ा झंझट चल रहा था, तो मैंने नाना का, तो सर ने बोला कि अभी नहीं, रुक जाओ, मैं करवा दूंगा। तो सर ने डिमांड रखी थी सर पैसे की। कितना रुपए मांगे थे? पहले 2 लाख रुपए मांगे थे। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा सर ऐसा ज़्यादा है, हम गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पास अभी। तो उन्होंने बोला कि 3 किस्तों में दे देना आप। तो आपका क्या काम था? नाना का प्लॉट का दाखला खाजी होना था। अच्छा, कहाँ पे प्लॉट है ये भजपुरा में। अच्छा, आपने कितना रुपए दे दिए थे अभी? सर पहले 20 दिए थे और अभी 50। अटे रोड चंदनपुरा। कितने दिन से दबाव बनाया जा रहा था पैसे को लेकर? सर 1.5 महीने से। इसमें आवेदक अजय जयंत हैं, जिन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी 17/10 को। उसके एवज में हम लोगों ने उसका सत्यापन कराया। जब सत्यापन सही पाया गया, उस पर इसमें जो पटवारी हैं मेवाराम शर्मा, जो पटवारी हल्का नंबर, ये जो अपना भोजपुरा है उसके वो पटवारी हैं, हल्का पटवारी हैं, उनके द्वारा इनसे 2 लाख रुपए नामांतरण के लिए लिए जा रहे थे। फरियादी का ये कहना था, जो अजय जयंत है फरियादी, कि उनके नाना ससुर हैं राजाराम जाटव, जिनके नाम से रजिस्ट्री 1 साल पहले हुई थी। उस रजिस्ट्री का नामांतरण कराना था, क्योंकि वो एबल नहीं, तो इनके ही और उनकी जो पत्नी है अजय जयंत की, उनको उन्होंने गोद लेके रखा हुआ है। उसके लिए वो 2 लाख रुपए की मेवाराम शर्मा डिमांड कर रहे थे कि इसमें विवाद है, आपकी ये ज़मीन एक प्लॉट है, इसमें 2 लोगों का कब्जा है, मतलब 2 लोगों का रजिस्ट्री हुई है। इसके लिए अगर आपके नाम से हम करा देंगे तो आपसे 2 लाख रुपए लेंगे नामांतरण के, और कब्जा भी दिला देंगे। तो भिंड से एक और भ्रष्टाचारी पकड़ा गया है। लोकायुक्त की टीम ने इस भ्रष्टाचारी को रिश्वत लेते हुए 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह पटवारी नामांतरण को लेकर के रिश्वत की मांग की थी, 2 लाख रुपए की मांग की थी नामांतरण को लेकर के, लेकिन किसी तरह से मामला सेटल हुआ था। 20,000 रुपए पहली किस्त के रूप में इस पटवारी ने ले लिया था, लेकिन एक युवक ने जो नामांतरण के लिए इसके पास आया था, उसने लोकायुक्त की टीम से शिकायत की और लोकायुक्त की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इस पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब क्या होगा आगे की कार्रवाई में? क्या भ्रष्टाचारी वास्तव में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, या फिर केस चलेंगे और मामला रफा दफा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।